नमस्ते। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स, इसके 5वें लेक्चर पे देखिए, पिछले 4 लेक्चर हो चुके हैं अपने। आज हम इस 5वें लेक्चर की बात करेंगे। पिछले 4 लेक्चर पे हम ये देख चुके हैं कि हेलो एल्केन्स क्या होते हैं, हेलो एरीन्स क्या होते हैं, हेलो एल्केन्स के बनाने की विधि क्या है और उनके रासायनिक और भौतिक गुण क्या है। साथ साथ हम ये भी देख चुके हैं कि हेलो एरीन्स के बनाने की विधि क्या है। आज हम लोग हेलो एरीन्स के गुणों की बात करेंगे, उसके भौतिक और रासायनिक गुणों की। जैसा कि मैंने पिछली बार भी बताया था कि जो भौतिक गुण होते हैं वो केवल पढ़ने हैं, ठीक है। एग्जाम में आपसे रासायनिक गुण, केमिकल प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी। हम कुछ भौतिक गुणों की बात करते हैं और फिर सीधे स्विच कर जाएंगे रासायनिक गुणों की ओर। भौतिक गुणों के अंतर्गत सबसे पहले भौतिक अवस्था या फिर उनका रंग आता है। जो भी हेलो एरीन्स हैं वो रंगहीन, तैलीय द्रव अथवा क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। इनकी जो विलेयता है ये जल में अविलेय होते हैं, किंतु सामान्य कार्बनिक विलायकों जैसे कि एथेनॉल, डाइएथिल ईथर आदि में आसानी से विलेय हो जाते हैं। ये जल की तुलना में भारी होते हैं, यानी इनका घनत्व ज्यादा होता है। हाइड्रोजन परमाणु का आकार जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इनके घनत्व में भी वृद्धि होती जाती है। इनका घनत्व फ्लोरो एरीन से आयोडो एरीन तक लगातार बढ़ता जाता है। फ्लोरीन से आयोडीन तक जब आप जाएंगे तो परमाणु भार भी बढ़ेगा और परमाणु भार बढ़ेगा तो उसी के रेस्पेक्ट में घनत्व भी बढ़ता जाता है। समान एरिन समूह युक्त हेलो एरीन के, यानी समान एरिन समूह, यानी जैसे मान लीजिए C6H5Cl, C6H5Br, C6H5I, अर्थात एरिन समूह सेम हो, ठीक है, आयोडो हेलो वाला बदल रहा हो। हेलो एरीन्स के गलनांक और क्वथनांक हाइड्रोजन परमाणु के आकार में वृद्धि के साथ साथ बढ़ते हैं। जैसे जैसे हाइड्रोजन परमाणु का आकार या परमाणु भार बढ़ता है वैसे वैसे हेलो एरीन्स के भी बढ़ते जाते हैं। अब यहीं पर बात करते हैं हेलो एरीन्स के रासायनिक गुणों की। जो सबसे पहला रासायनिक गुण है, हमें नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं पढ़नी है, अर्थात वे अभिक्रियाएं जो कि हैलोजन परमाणु के कारण होंगी। तो इन अभिक्रियाओं के अंतर्गत हम सबसे पहले, मैं यहाँ लिख देता हूँ रासायनिक गुण में, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इस नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत हम सबसे पहले पढ़ेंगे OH- के द्वारा प्रतिस्थापन। हैलोजन का विस्थापन होगा और वो ऑब्वियसली हैलोजन परमाणु को प्रतिस्थापित करेंगे और जिस चीज के द्वारा प्रतिस्थापित होगा उसके हिसाब से हम अभिक्रियाएं देंगे। तो जो सबसे पहली अभिक्रिया है वो है हाइड्रोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन, यानी कि OH- समूह द्वारा प्रतिस्थापन। OH- नाभिक स्नेही है। जो भी रेडायन वाले होंगे, ऑब्वियसली नाभिक जो है वो धनावेशित होता है और ये जो इस टाइप के रेडायन वाले होंगे वो नाभिक की ओर अट्रैक्ट होंगे, इसलिए इन्हें नाभिक स्नेही समूह कहते हैं। और ये जो नाभिक स्नेही समूह है इसके द्वारा जब किसी हैलोजन का प्रतिस्थापित कर दिया जाएगा तो हम इसे नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन कहते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि OH- के द्वारा प्रतिस्थापन कैसे होगा, या इसे आप NaOH से क्रिया के तौर पर भी देख सकते हैं। हमको करना क्या है कि हमको क्लोरोबेंजीन लेना है। क्लोरोबेंजीन C6H5Cl, ये मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, ठीक है, और इससे सिंपली NaOH की क्रिया करा देनी है इन द प्रेजेंस ऑफ 623 केल्विन टेम्परेचर, यानी 623 केल्विन ताप पर और लगभग 300 वायुमंडलीय दाब पर, लगभग 300 वायुमंडलीय दाब पर इसकी क्रिया कराते हैं। जैसे ही हम इसकी क्रिया कराते हैं तो होता यह है कि जो Cl है इसकी जगह पर ONA समूह प्रतिस्थापित हो जाता है, कुछ इस प्रकार से सोडियम फिनॉक्साइड बना देता है, ठीक है। ये जो Cl है ये इस H के साथ में चला आता है और HCl बना देता है। हम यहाँ पर -HCl करके लिख सकते हैं और यहाँ पर ONA अर्थात इसका नाम हो जाएगा सोडियम फिनॉक्साइड। अब ये जो सोडियम फिनॉक्साइड है हमको क्या करना है कि एक बार डाइल्यूट, ये जो HCl यहाँ से मिला है इसी डाइल्यूट HCl फिर से सोडियम फिनॉक्साइड पर क्रिया कर जाएगा और जब या फिर इसका अम्लीकरण कराएंगे। तो जैसे इसका अम्लीकरण कराएंगे डाइल्यूट HCl के द्वारा तो वो सोडियम को बाहर कर देगा और सोडियम को बाहर कर देगा और सोडियम के स्थान पर हाइड्रोजन का प्रवेश हो जाता है, ठीक। तो ये बना देता है OH अर्थात
नॉल, और यहाँ का जो सोडियम है वो Cl के साथ में बाहर होकर NaCl बना देता है। सो इस प्रकार से ये OH समूह के द्वारा हैलोजन समूह का प्रतिस्थापन हो गया। ये नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत पहली अभिक्रिया हो गई। इस प्रकार से आपसे पूछा भी जा सकता है कि आप क्लोरोबेंजीन से फिनॉल प्राप्त करने की विधि बताइए, या कैसे प्राप्त करेंगे क्लोरोबेंजीन से फिनॉल, तो इसका यूज किया जा सकता है। बात करते हैं नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के अंतर्गत दूसरी अभिक्रिया पर, जो कि है एमिनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। देखिए पहली विक्रिया है, इसमें फिनॉल बन रहा था, इसका मतलब कि फिनॉल बनाने के लिए भी ऊपर वाली विधि का यूज किया जाता है, उसे डाउन फैक्टर भी कहते हैं। सोचा बता दूं। दूसरी है एमिनो समूह। एमिनो मीन्स नॉट, दिस इज नॉट कमिनो, एमिनो, ठीक है। एमिनो समूह अर्थात NH2। अब हम NH2 के द्वारा प्रतिस्थापन कराएंगे। सरल शब्दों में क्लोरीन हटेगा, क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या हाइड्रोजन समूह हटेगा और NH2 घुसेगा। देखते हैं कैसे होता है क्या ये। इसके लिए हमको सिंपली हेलोबेंजीन लेना है। मैंने क्लोरोबेंजीन ले ली और उसकी क्रिया NH3 से, यानी कि अमोनिया के साथ में क्यूप्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में करा देना है। ठीक है, सॉरी, क्यूप्रस ऑक्साइड यहाँ पर उत्प्रेरक का कार्य नहीं करेगा, उत्प्रेरक का कार्य करता तो वैसे ही रह जाता। तो क्यूप्रस ऑक्साइड के रूप में हाँ ठीक है। सो क्यूप्रस ऑक्साइड उत्प्रेरक के बार बार उत्प्रेरक निकल रहा है मुझसे। क्यूप्रस ऑक्साइड और अमोनिया को क्लोरोबेंजीन के साथ लेकर 475 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म कर देना है। 475 केल्विन टेम्परेचर, और जो वायुदाब यहाँ पर यूज किया जाएगा वो है 60 वायुमंडलीय दाब। जैसे ही हम ये क्रिया कराते हैं तो ये क्लोरीन अपना स्थान छोड़ देता है और इस स्थान पर NH2 आ जाता है। सो पहले जो आता है वो बना लेते हैं। इस स्थान पर NH2 आ गया, ठीक है। अब देखिए दो लिया ना, इसके अंदर 2 Cl खाली हुए हैं, यहाँ से 2 हाइड्रोजन बचे हैं। सो ऑब्वियसली जो 2 हाइड्रोजन बच रहे हैं उनका भी आप प्रक्रिया कराएंगे। और ये Cu2, ये जो 2 Cl खाली हुए हैं वो इस Cu के साथ में आ जाएंगे और ये बना देते हैं साथ में Cu2Cl2। अब देखिए मैंने बताया यहाँ से 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन यहाँ खाली हुआ था, तो इस स्थान पर आ गया है एक H2O। तो इस प्रकार से व्हाट इज दिस, एनिलीन। सो इस प्रकार से एनिलीन का निर्माण होता है। सो अगर यही पूछा जाए कि क्लोरोबेंजीन से एनिलीन कैसे प्राप्त करेंगे तो अभी हम इस विधि का यूज कर सकते हैं। या अगर पूछ लिया जाए कि बेंजीन से एनिलीन कैसे बनाएंगे, तो पहले बेंजीन से बनाइए क्लोरोबेंजीन, क्लोरोबेंजीन से एनिलीन। डायरेक्ट मेथड भी नहीं आ रहा है, ये वाला भी लगा सकते हैं, नो प्रॉब्लम, अप टू यू, आपके ऊपर है। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पर। अब हमने नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाओं के अंतर्गत 2 प्रकार का प्रतिस्थापन देख लिया। एक जब हैलोजन को OH के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, दूसरा जब हैलोजन को NH2 के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है, तीसरा देखेंगे कि जब हैलोजन को सायनो के द्वारा प्रतिस्थापित किया जाएगा। तीसरा आता है इसके अंतर्गत सायनो समूह के द्वारा। सायनो समूह से मतलब होता है CN, सायनो समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। चलिए देखते हैं इसको। हैलोजन को निर्जल क्यूप्रस साइनाइड के साथ पिरिडीन या डाइमेथिल फार्मेमाइड की उपस्थिति में 475 केल्विन पर गर्म करने पर हैलोजन परमाणु सायनों के द्वारा प्रतिस्थापित हो जाता है। सो सबसे पहले मैंने कोई एक हैलोजन ले लेते हैं, हर बार क्लोरो ले रहे थे, चलो ब्रोमो ले लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया कि ब्रोमोबेंजीन ले ली, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और कह रहा है क्यूप्रस साइनाइड के साथ में, तो हम इसको क्यूप्रस साइनाइड यानी कि CuCN के साथ में लेते हैं। और इसको किसी कह रहा है पिरिडीन के साथ 475 केल्विन टेम्परेचर। सो पिरिडीन के साथ में हम इसे 475 केल्विन टेम्परेचर पर गर्म कर देते हैं। तो ब्रोमीन जो है उसका स्थान CN ले लेगा और जो ब्रोमीन है वो CN की जगह पर चला जाएगा, ऐसे। सो बना देते हैं।
और यहाँ पर आ जाता है Cn और यहाँ पर आ जाता है CuDr कॉपर क्रोमाइड। सो इस प्रकार से ये फेनिल साइनाइड प्राप्त हो जाता है, फेनिल साइनाइड, ठीक है, या फिर इसे हम साइनोबेंजीन भी कह सकते हैं। तो ये इस प्रकार से नाभिक समूह का जो प्रतिस्थापन है, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया है, इसके अंतर्गत ये तीसरे प्रकार का प्रतिस्थापन हो गया जिसमें हमने साइनोबेंजीन या फेनिल साइनाइड बनाना देखा। एक और प्रकार का प्रतिस्थापन भी चलिए यहीं पर देख लेते हैं, नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन के ही अंतर्गत है। एक और प्रतिस्थापन है, वो चौथा जो प्रतिस्थापन है उसका नाम है एल्कोक्सी समूह के द्वारा प्रतिस्थापन। एल्कोक्सी समूह। अब एल्कोक्सी समूह क्या होता है? ये होता है OR, ठीक है। ईथर वाले में अगर एक ऑक्सीजन की संयुक्ता खाली कर दें तो जो होता है एल्कोक्सी समूह होता है, एल्कोक्सी समूह द्वारा प्रतिस्थापन। सो अब हम हैलोजन को इस OR के द्वारा प्रतिस्थापित करेंगे। चलिए देखते हैं कैसे करेंगे। हेलोएरिन्स को सोडियम एल्कोक्साइड या सोडियम फिनॉक्साइड के साथ 493 केल्विन पर कॉपर लवणों की उपस्थिति में गर्म करने से मिश्रित एलिफेटिक एरोमेटिक ईथर प्राप्त होते हैं। तो सरल शब्दों में हम चलिए क्लोरो वाले दो लिए थे तो दो ब्रोमो वाले ले लेते हैं। सो हमने ब्रोमोबेंजीन ली, दिस इज ब्रोमोबेंजीन, और इसकी क्रिया सिंपली किसी भी, जैसे मान लो मैंने NaOCH3 ले लिया, सोडियम मेथॉक्साइड हमने कहा ना सोडियम एल्कोक्साइड, तो सोडियम एल्कोक्साइड की जगह पर NaOR होना चाहिए था, R की जगह CH3 C2H5 कुछ भी हो सकता है, नो प्रॉब्लम। सो ये है सोडियम मेथॉक्साइड, अगर C2H5 होता तो सोडियम मेथॉक्साइड होता, ये सोडियम मेथॉक्साइड। सो इन दोनों की क्रिया करानी है हमें। टेम्परेचर 493 केल्विन और कॉपर साल्ट या कॉपर का कोई लवण, साल्ट लिखा है, साल्ट मींस कोई भी लवण, CuCl2 आदि कुछ भी ले सकते हैं। सो अब ब्रोमीन और OCH3 के बीच में इस प्रकार से इंटरचेंज होगा। सो ब्रोमीन चला जाएगा, उसकी जगह पर OCH3 आ जाएगा, इसकी जगह पर इसकी टोपी, उसके साथ ये बना देगा OCH3 प्लस NaBr। व्हाट इज दिस? अगर इसको भी R माने और इसको भी R डैश मान ले तो ROR डैश, यानी कि ये एक तरह से ईथर हो गया। सो मेथिल फेनिल ईथर, मेथिल, दूसरे वाले हिस्सा इधर वाले का नाम फेनिल ईथर, या फिर इसे हम साधारण शब्दों में एनिसोल भी कहते हैं। सो इस प्रकार से ये आपने हेलोएरिन्स की नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं समझ ली हैं। अब हम आते हैं इसके दूसरे हिस्से पर। चलिए पहले मैं इस हिस्से को हटा देता हूं, फिर आगे बात करेंगे। अब हम देखते हैं, देखिए नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हो गई। अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। ठीक है, देखते हैं डिफरेंस क्या होगा। जो नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं हैं वो हैलोजन पर इफेक्टेड थी, ठीक है, और जो इलेक्ट्रॉन स्नेही नाभिक अभिक्रियाएं होंगी वो बेंजीन ग्रुप पर इफेक्ट डालेंगी। तो इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि हैलोजन से संबंधित अभिक्रियाएं पहली वाली हो गई, बेंजीन या बेंजीन रिंग से संबंधित अभिक्रियाएं दूसरी वाली होंगी। तो दूसरे पर आते हैं इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इसी को कहते हैं बेंजीन वलय के कारण, बेंजीन वलय के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। ठीक, तो उम्मीद है आपको क्लियर होगा। जो पहला वाला हमने पढ़ा है वो हैलोजन के कारण था और ये वाला जो है बेंजीन के कारण देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले इस पे देखते हैं हैलोजनीकरण। सो इसके अंतर्गत जो पहला हिस्सा है वो है हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण मींस नाम से स्पष्ट हो रहा होगा आपको, हैलोजन से कुछ क्रिया करानी है, समथिंग हैलोजन से कुछ काम है। जब भी हम कोई हैलोजन वाहक, हमने देखा था FeCl3, FeBr3, FeI3 जो थे ये हैलोजन वाहक का कार्य करते हैं। तो हैलोजन वाहक की उपस्थिति में क्लोरोबेंजीन को
जब हम क्लोरीन के साथ गर्म करते हैं तो आर्थो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। मतलब मैंने लिया क्लोरोबेंजीन, ठीक, और इसकी क्रिया हम करा रहे हैं सिंपली Cl2 से। अगर आप ब्रोमोबेंजीन ले रहे हैं तो अच्छा रहेगा कि आप ब्रोमीन Br2 से क्रिया कराएं और आयोडोबेंजीन में I2 से क्रिया कराएं। और हैलोजन वाहक के स्थान पर हम लोग निर्जल FeCl3 ले रहे हैं। इफ यू आर यूजिंग ब्रोमीन देन इट शुड बी FeBr3। जैसे ही हम क्रिया कराते हैं तो हम देखते क्या है कि ये जो तो Cl लगा ही है, ठीक, ये जो क्लोरीन है ये इसके आर्थो और पैरा इस पोजीशन पर आकर जुड़ जाती है। हाइड्रोजन हटेगा ऑब्वियसली HCl बनेगा, तो यहाँ पर हम HCl लिख सकते हैं इस प्रकार से। एक क्लोरीन यहाँ पर जुड़ जाती है और एक और प्रोडक्ट मिलता है साथ में Cl, ये वाला है आर्थो डाइक्लोरोबेंजीन। ऑब्वियसली ये पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अगर आई गेसिंग कहना हो तो ये वाला अगर 1 हो जाएगा तो ये वाला 2 होगा, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, और ये वाला 1 2 3 4 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। इस प्रकार से ये हमको आर्थो और पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। बात करते हैं अब, तो ये आप देख रहे हैं इसमें इसने जो इस बार जो हैलोजन हमने दिया है वो बेंजीन रिंग में प्रवेश कर रहा है, इस हैलोजन को प्रभावित नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये वाली जो अभिक्रिया है ये बेंजीन वलय में हो रही है। तो ये पहली प्रकार की अभिक्रिया हुई। अब बात करते हैं दूसरी प्रकार की, जो कि है नाइट्रीकरण अभिक्रिया। अब बात करेंगे हम लोग नाइट्रीकरण की। नाइट्रीकरण मींस NO2 समूह का प्रवेश कराना बेंजीन रिंग में, ठीक है। तो मुझको क्लोरीन का प्रवेश कराना था तो मैंने Cl2 लिया था, NO2 का प्रवेश कराना है तो HNO3 लेंगे। सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में सांद्र HNO3 के साथ क्लोरोबेंजीन को गर्म करने पर ऑर्थोनाइट्रोक्लोरोबेंजीन और पैरा नाइट्रोक्लोरोबेंजीन का मिश्रण प्राप्त होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, क्लोरोबेंजीन लेते हैं। चलिए ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं, क्लोरोबेंजीन लिया और साथ में हमने इसकी क्रिया HNO3 से करा दी। ऑब्वियसली HNO3 कॉन्सेंट्रेट लेना है, ठीक। ये रिएक्शन करानी है हमें इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेट H2SO4 और इसको थोड़ा सा गर्म कर देना है। जैसे ही हम गर्म करेंगे सो आर्थो और पैरा पोजीशन पर NO2 ग्रुप का प्रवेश हो जाएगा। देखते हैं, फिर मैं आपको एक और चीज बताऊंगा। सो देखिए Cl तो है ही, एक NO2 यहाँ पर बना, सो ये हो जाएगा आर्थो क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, क्लोरो नाइट्रोबेंजीन, साथ में ये पैरा क्लोरो नाइट्रोबेंजीन। देखिए एक चीज और है, ये जो HNO3 लिया था इसे हम HONO2 लिख सकते हैं, ठीक। इस स्थान पर और इस स्थान पर दोनों जगहों पर हाइड्रोजन तो है। जब NO2 जाकर मान लीजिए यहाँ पर जुड़ेगा तो ये हाइड्रोजन खाली हो जाएगा। जब ये हाइड्रोजन खाली होगा तो ये हाइड्रोजन इस OH के साथ में H2O बना देता है। ऐसे यहाँ भी H2O बनाएगा तो यहाँ पर हम -H2O भी लिख सकते हैं। उस H2O को कॉन्सेंट्रेट H2SO4 जो है अपने में समाहित कर लेगा या उसको शोषित कर लेता है, इसलिए कॉन्सेंट्रेट H2SO4 का यूज किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो अब ये बात हो गई नाइट्रीकरण की, और इसके तीसरे हिस्से में आता है सल्फोनीकरण। सल्फोनीकरण, अब देखिए क्लोरोबेंजीन को सांद्र H2SO4 के साथ, सल्फोनीकरण मींस SO3H का प्रवेश बेंजीन रिंग में। SO3H H2SO4 से मिलेगा, सो सिंपली हम क्लोरोबेंजीन लेते हैं। भैया बार बार बताना पड़ता है, ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं
और इसकी क्रिया सिंपली हम लोग H2SO4 से करा देंगे। H2SO4 जो कि कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए यानी कि सांद्र होना चाहिए, और इसको गर्म कर देंगे। जैसे ही आप इसको गर्म करेंगे, अब आप इसको क्या लिख सकते हो, HOSO3H, ठीक है। इसको यहाँ से ऐसे ब्रेक करिए, यहाँ से एक H निकलेगा, H2O बना देगा, और ये जो SO3H है इसके स्थान पर आ जाएगा। सो वही R2 और पैरा वाला Cl यहाँ पे लगा दीजिए SO3H प्लस एक पैरा पोजीशन पर क्लोरीन SO3H। पहले वाले का नाम आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, आर्थोक्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। दूसरे वाले का पहला पोजीशन है ना, पैरा क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल, साथ में H2O निकलेगा, माइनस H2O करके आप दिखा सकते हैं, ठीक है। सो इस प्रकार से ये जो अभिक्रियाएं हुई, ये थी बेंजीन वलय के कारण होने वाली अभिक्रियाएं। यहीं पर एक और अभिक्रिया आती है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जाती है। अब इम्पोर्टेंट का मतलब क्या होता है कि बोर्ड में पूछा जाए, एग्जाम में पूछा जाए, आपको क्या है हमारे लिए इम्पोर्टेंट, ठीक है, बाकी तो सब इम्पोर्टेंट है, बट हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट वही है जो बोर्ड में पूछा जाए। सो इसी में जो चौथी प्रकार की अभिक्रिया है वो है, ये दूसरे टाइप के अंतर्गत चल रहा है, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। अब देखिए यहां पर फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, इसके अंतर्गत दो प्रकार की है। एक है फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया और दूसरी है फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया। जब बेंजीन रिंग में एल्किल समूह का प्रवेश होगा तो उसे कहेंगे हम फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण अभिक्रिया, और जब बेंजीन रिंग में एसिल समूह का प्रवेश होगा तो उसे कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट, तुम भी कुछ बोलो, एसिलीकरण अभिक्रिया। सो दोनों पर बात कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंतर्गत फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण की। फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण, ठीक, ये इसके अंतर्गत पहले पे है। सो क्लोरोबेंजीन एजर LCl3 की उपस्थिति में मेथिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करके आर्थोक्लोरोटालुइन बनाता है। ये एल्कलीकरण वाली अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट वाली पीछे भी थी, सेम कंडीशन है, बस अब की बार हमें हेलो अरेंज करनी है। हमने एक हेलोरीन यानी कि सबसे सरल चारा क्लोरोबेंजीन को ही पकड़ लिया, और इसकी क्रिया सिंपली हम किसी भी एल्किल क्लोराइड से यानी कि CH3Cl से करा दे रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ निर्जल AlCl3। निर्जल AlCl3। तो जैसे हम इसकी क्रिया कराते हैं, यहाँ से हाइड्रोजन हटेगा, क्लोरीन को पकड़ेगा, HCl बनाएगा, भाग जाएगा और CH3 इसके स्थान पर आ जाएगा। सो ये क्या बना देता है, ये बना देता है, देखिए क्लोरीन तो है, एक CH3 जुड़ेगा इसके आर्थो पोजीशन पर और दूसरा उसके पैरा पोजीशन पर, आर्थो और पैरा। ठीक, तो इसको कह सकते हैं आर्थोक्लोरोटालुइन, और ऑब्वियसली है पैराक्लोरोटालुइन, ठीक है। सो जब निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में किसी एल्किल क्लोराइड के साथ में हेलोरीन की क्रिया कराई जाती है तो आर्थो और पैरा पोजीशन पर एल्किल समूह का प्रवेश हो जाता है। चूंकि एल्किल समूह का प्रवेश हो रहा है, इसलिए इस प्रकार की अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट एल्कलीकरण कहलाती है, ठीक। अब दूसरी अभिक्रिया मैं इसको लिखा रहने देता हूं ताकि आप दोनों के बीच का डिफरेंस भी समझ सकें। अब हम बात करेंगे फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया की। फ्रीडल क्राफ्ट एसिलीकरण अभिक्रिया, ठीक है। इसलिए मैं एल्किल समूह घुसा है, तब की बात क्या घुसेगा, एसिल समूह, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन बेचारे तुम ही हो सबसे सरल,
क्लोरोबेंजीन हमारे लिए बिल्कुल वैसे ही है जैसे वैज्ञानिकों के लिए चूहा। सारे एक्सपेरिमेंट चूहों पर होते हैं, सो हम सारे एक्सपेरिमेंट क्लोरोबेंजीन पे कर रहे हैं। सो हमने क्या करना है, पिछली बार हमको जो एल्किल क्लोराइड लिया था, अब की बार एसिल क्लोराइड लेंगे। एसिल क्लोराइड मींस CH3COCl। अब इस CO को ऐसे दिखा सकते हैं CH3COCl, ठीक है। दिस इज एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड। हम सिंपली इन दोनों की क्रिया करा देंगे, और जैसे ही हम क्रिया कराते हैं किसकी प्रेजेंस पे, निर्जल AlCl3, बाकी सब वही रहेगा, केवल आक्रमणकारी अभिकर्मक बदलेगा। सो अब की बार क्या होगा कि CH3CO समूह यहाँ पर आएगा, H जो है Cl को पकड़ेगा, जैसे यहाँ पर HCl निकल गया था वैसे ही यहाँ पर भी HCl निकल जाएगा, और ऑर्थो और कोरैक्ट पोजीशन पर एसिड समूह का प्रवेश हो जाता है। चलिए करा देते हैं प्रवेश। Cl तुम वैसे ही, और ये बनाएगा COCH3 यहाँ पर एक ऑर्थो पोजीशन पर, और एक बनाता है COCH3 पैरा पोजीशन पर। सो पहला वाला है ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन, और ये ऑर्थोक्लोरो एसीटोफिनोन है, तो ये क्या हो जाएगा, पैरा क्लोरो एसीटोफिनोन, ठीक है। सो उम्मीद है आप समझ गए होंगे फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में क्या है, निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में जब एल्किल क्लोराइड या एसिल क्लोराइड के साथ हैलोजेंस की अभिक्रिया कराई जाती है, तो उन्हीं के अकॉर्डिंग हमको या तो एल्किल प्रतिस्थापित या फिर एसिल प्रतिस्थापित व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं, और ये अभिक्रिया फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहलाती है, ठीक। सो ये भी उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ते हैं। इस प्रकार से ये जो दो प्रकार की अभिक्रियाएं, नाभिक स्नेही और इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापित अभिक्रियाएं, या फिर हैलोजन वाली और बेंजीन रिंग वाली प्रतिस्थापित अभिक्रियाएं, दो तरह की थी, हमने अलग अलग टाइप की देख ली। अब हम कुछ अन्य प्रकार की अभिक्रियाएं देखते हैं, जिसे डायरेक्ट हम धातुओं से क्रिया करा देते हैं। चलिए देखते हैं। धातु से क्रिया। धातु से क्रिया में हम पहले देखते हैं लिथियम से क्रिया। तो आप हुए होंगे क्लोरोबेंजीन के साथ में ब्रोमो एरेंस या आयोडो एरेंस जो है, वो जब लिथियम के साथ में क्रिया करते हैं 2Li, तो लिथियम के साथ क्रिया करके ये कार्ब धातु इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, यानी कि शुष्क ईथर की उपस्थिति में ब्रोमो एरेंस और आयोडो एरेंस, ठीक है, ये दो प्रकार के जो हैं, जब ये लिथियम से क्रिया करते हैं तो कार्ब धात्विक यौगिक बनाते हैं। अब ये कार्ब धात्विक यौगिक वो होते हैं जिसमें धातु डायरेक्ट किसी हाइड्रोकार्बन के साथ में जुड़ जाती है, उसे हम कार्ब धात्विक यौगिक कहते हैं। प्लस LiBr लिथियम ब्रोमाइड बन जाता है। अगर मैं यही मैग्नीशियम से क्रिया कराता तो थोड़ा सा डिफरेंस आता। मान लीजिए मैंने ब्रोमोबेंजीन ली है, जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, पिछली बार यानी कि हेलोएल्केन में हमने देखा था कि जब हम मैग्नीशियम से क्रिया करा रहे थे तो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनता है, यहाँ भी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक बनेगा। सो ब्रोमीन प्लस मैग्नीशियम, यहाँ क्रिया करा देंगे शुष्क ईथर की उपस्थिति में, सो ग्रिगनार्ड अभिकर्मक हमें प्राप्त हो जाएगा कुछ इस प्रकार से। Mg आपकी बारी Mg से जुड़ जाएगा और MgBr, ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड RNGX ग्रिगनार्ड अभिकर्मक। सो वही है, ये भी ग्रिगनार्ड अभिकर्मक ही है। इस प्रकार से ये कुछ धातुओं के साथ अभिक्रिया है। अब नेक्स्ट चैप्टर पर मतलब नेक्स्ट